Hello students, welcome back to my channel Connect to Commerce, and today we are going to continue with the accounting terminology. So without wasting your time, let's get started. So in the last video, last class, I have told you several of the accounting terminologies and मैंने उस वीडियो को जिसने अभी नहीं देखा है प्लीज आप उसे रेफर करना क्योंकि शुरुआत से अगर आप ग्रिप लेके चलोगे तो ही ये यूजफुल होने वाला है आपको। सो मैंने जितनी भी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बताई ऑल ओवर मैंने पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और पूरा प्रैक्टिकल कैसे वर्ल्ड में वो चल रहा है उसका एग्जांपल लेते हुए आपको हर एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। अभी कुछ छोटे-छोटे वर्ड्स हैं उसी से जुड़े, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन आज करेंगे। तो एक वर्ड है, बट इस वर्ड को मैं समझाते वक़्त आपको प्रीवियस एक वर्ड से कनेक्ट करना चाहूँगा। एक वर्ड मैंने आपको समझाया था दैट इज़ ट्रांज़ैक्शन। होप सो आपको याद होगा ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या होता है? हर तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटी, ओके? हर तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटी जो बिज़नेस के फाइनेंशियल पोज़ीशन पर इम्पैक्ट करती हो। बिज़नेस में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगा, उसे हम नाम देंगे ट्रांज़ैक्शन का। इस ट्रांज़ैक्शन के एंड रिज़ल्ट को अगर मैं कहूँ, इस ट्रांज़ैक्शन के जो एंड रिज़ल्ट आता है या जो इसका फाइनल आउटकम होता है, उसको कहते हैं हम इवेंट, ओके? सो यहाँ पर मैं एक न्यू वर्ड आपको इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ इवेंट। तो इवेंट का मतलब क्या है? एंड रिज़ल्ट या फाइनल आउटकम ऑफ ट्रांज़ैक्शंस। जैसे कि मैं आपको इसके लिए अभी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि साल भर जितने काम होंगे उनकी सारी अकाउंटिंग करके हम लास्ट में प्रॉफ़िट और लॉस कैलकुलेट करते हैं और हमारा एक नेट प्रॉफ़िट निकल कर या नेट लॉस निकल कर आता है कि साल भर में हमने इतना काम किया, उसका एंड रिज़ल्ट ये है। तो वो प्रॉफ़िट और लॉस, वो एंड रिज़ल्ट क्या कहलाएगा? इवेंट। किसी भी काम का आउटकम, फाइनल रिज़ल्ट इवेंट कहलाता है, ओके? तो एक न्यू वर्ड हुआ हमारे लिए इवेंट। सो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ये इंटरकनेक्टेड दोनों वर्ड्स थे, इसीलिए मैंने पहले आपको ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉल कराया। नेक्स्ट है, एक वर्ड आता है, ये बहुत जनरल है, सेल्स। ठीक है? अब सेल्स क्या होता है भाई? सेल्स यानी यहाँ पर याद रखना, आप जिस चीज़ का एक्टिविटी मेन एक्टिविटी जो आपकी है ना, जो मेन बिज़नेस एक्टिविटी रादर मैं बोलूँ, आपकी जो मेन बिज़नेस एक्टिविटी है, यानी जिस चीज़ का आप मेन काम कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना ये जो लेक्चर आपको सप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी माय सेल्स। इससे जो मैं पैसा कमाऊँगा, ये मेरा सेल्स का पार्ट है, ओके? अगर मैं राजू की कहानी का एग्ज़ाम्पल लेते हुए बताऊँ तो उसके बेकरी प्रोडक्ट से जो भी वो पैसा अर्न करेगा वो सेल्स कहलाएगा। सो सेल्स इज़ बेसिकली आप जिस चीज़ का मेन काम करते हो, उस चीज़ से जो आपको इनकम जनरेट होगी दैट विल बी टर्म्ड एज़ सेल्स। ठीक है? अच्छा, तो मेन बिज़नेस एक्टिविटी का पार्ट होगा सेल्स, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सेल्स के साथ-साथ आप एक चीज़ और समझो यहाँ पर, परचेज़। परचेज़ क्या है? सेल्स तो समझ गए। जो भी आपका मेन बिज़नेस एक्टिविटी होगा, मेन बिज़नेस एक्टिविटी, तो मेन बिज़नेस एक्टिविटी के लिए आप कुछ चीज़ें लाओगे, कुछ गुड्स लाओगे खरीद के, वो चीज़ आपका परचेज़ कहलाएगा। जैसे राजू जब बेकरी के सामान अपने दुकान में लेकर खरीद कर आता है, तो उसे हम परचेज़ कहेंगे। और जब वो उसे बेचेगा, जब उसी गुड्स को वो जब बेचेगा, उसे हम सेल्स कहेंगे। और इन दोनों ही वर्ड से जुड़ा एक वर्ड है, उसको भी मैं यही बताऊँगा, दैट इज़ स्टॉक। हालाँकि
स्टॉक वर्ड आप लोगों को लिखना ओके है, बट आगे जाकर इसे एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज इन्वेंट्री। पहले स्टॉक ही सब लोग बोलते थे, बट अब उस नाम को चेंज करके इन्वेंट्री बोला जाता है। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ, क्योंकि स्टॉक बोलने में कई बार जो शेयर्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, उनका एक बंडल होता है, एक बंच होता है, उसे भी स्टॉक कह देते हैं। तो कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो लोगों को लगता है इन्वेंटरी का मार्केट। नहीं, स्टॉक मार्केट, स्टॉक वर्ड ग्रुप ऑफ शेयर्स या ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ होता है। तो कन्फ्यूज़न हटाने के लिए जो हमारे ये गुड्स वाले स्टॉक की बात हो रही है, उसका नाम इन्वेंटरी है एक्चुअल में। बट आप दोनों यूज़ कर सकते हो क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पे हो। ओके? अच्छा, तो स्टॉक यहाँ पर जो इन्वेंटरी, अब ये क्या है? ध्यान से सुनना, आपने सामान खरीदा और आपने फिर उसको बेचा। क्या ज़रूरी है सारा सामान बिक जाए? नहीं। तो जो हमारे बिज़नेस में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सामान पड़ा हुआ रहता है, जो बिका नहीं होता है, उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का मतलब क्या हुआ? वो गुड्स जो हमारे बिज़नेस में अभी पड़े हुए हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, गुड्स अंडरलाइंग इन बिज़नेस, अंडरलाइंग इन बिज़नेस, या रिमेन अनसोल्ड। तो 3 ये जो वर्ड्स हुए ना, ये तीनों ही वर्ड्स किससे जुड़े हैं? गुड्स से। तीनों ही वर्ड्स को अगर आप देखोगे, ये तीनों परचेज़, सेल और स्टॉक कह लो या इन्वेंटरी, ये तीनों ही वर्ड किससे जुड़े हैं? गुड्स से। यानी गुड्स को कभी भी आप अकाउंटिंग में गुड्स अकाउंट या गुड्स का कहीं भी ज़िक्र आप कभी गुड्स के नाम से नहीं देखोगे। ठीक है? गुड्स आने पे कोई अकाउंटिंग होगी तो उसमें गुड्स वर्ड का यूज़ नहीं होगा, उसमें 3 में से कोई एक वर्ड ही यूज़ होगा। आइदर परचेज़ और सेल और स्टॉक। क्योंकि अगर हर बार गुड्स गुड्स यूज़ करेंगे ना, तो हम ये समझ नहीं पाएँगे खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन-सा है और बचा हुआ कौन-सा है। तो इन तीनों को अलग-अलग जानने के लिए कि टोटल तो गुड्स ही थे, उसमें से कब कितना खरीदा, कब कितना बेचा, कब कितना बचा हुआ है, इस चीज़ को जानने के लिए हम 3 वर्ड्स का अलग-अलग यूज़ करेंगे, जब हालाँकि तीनों ही गुड्स हैं। इज़ इट क्लियर? तो गुड्स को 3 तरीके से यूज़ करने वाले वर्ड परचेज़, सेल और स्टॉक, और तीनों की मीनिंग मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दी। अच्छा, एक चीज़ समझना, अगर मैं टाइप्स ऑफ सेल्स कहूँ, टाइप्स ऑफ सेल्स कहूँ और या कह लो टाइप्स ऑफ परचेज़ भी कहूँ, तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। कैश परचेज़ और सेल्स नॉर्मल, आपने पैसा दिया, खरीदा, पैसा लिया, बेचा। और क्रेडिट वाले में मैंने अगर बोला, अगर क्रेडिट का सेल्स जिसको हम करते हैं, याद है उसको क्या वर्ड बोलते थे, उस पर्सन को हम क्या बोल देते थे? डेटर। और जिससे हम परचेज़ करते थे, उसे याद होगा आपको, हम क्या कह देते हैं? क्रेडिटर। ये मैं इसको थोड़ा जल्दी क्यों किया? क्योंकि इस डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में। तो जिनको भी नहीं पता कि भई डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर इसके बारे में डिटेल्ड चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसे। ओके? तो टाइप्स ऑफ परचेज़ और सेल 2 तरीके के। कैसे-कैसे? कैश और क्रेडिट। जो कैश में किया, यानी कैश दिया, सामान खरीदा, कैश लिया, सामान बेचा। तो ये कैश सेल, कैश परचेज़ ये है। लेकिन क्रेडिट सेल्स अगर जिसको करते हैं उसको हम डेटर कहते हैं, और क्रेडिट परचेज़ जिससे हम करते हैं उस इंसान को क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है? ओके। तो ये मैंने छोटे-छोटे 2 वर्ड और क्लियर कर दिए, इसकी कैटेगरी बता दी आपको। तो होप सो इतनी चीज़ें अभी तक आपको क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है? तो मैं राजू की कहानी से ही आपको हर चीज़ को लिंक करके समझा रहा हूँ ताकि आपको ये कहानी बहुत क्लियरली रहे। आप जिस भी बिज़नेस में बैठो, आप
खुद को राजू वाली फीलिंग दो और आपको सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाए। ओके? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब एक वर्ड आता है यहाँ रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ बेसिकली इनकम, ठीक है? रेवेन्यू का मतलब इनकम, जो आपने कमाया। और कमाने के लिए अगर मैं बोलूं, इनकम होने का इनकम इनकम पैसा कमाई आ रही है आपके पास, इसीलिए कहते हैं इनकम, ठीक है? तो इनकम यानी रेवेन्यू। ओके? रेवेन्यू दो तरीके से आपके पास आ सकती है, कमाई दो तरीके से हो सकती है। एक तो मैं आपको बोला, मेन बिजनेस से कमाई हो सकती है, मेन बिजनेस की एक्टिविटी से, यानी जिसको हमने प्यार से नाम दिया था सेल्स। और एक हो सकता है साइड बिजनेस से भी हो जाए, या कुछ अदर एक्टिविटीज से कह लूं, कुछ अदर एक्टिविटीज से भी कमाई हो सकती है। एग्जाम्पल अभी मैं देता हूं। लाइक आप जो कमा रहे हो, जो सेल्स हो रही है, वो कैश काउंटर में ना रख के उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट किए जा रहे हो, और उस पे भी तो इंटरेस्ट आ सकता है। मैं अभी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उससे भी तो इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। आपने शेयर वगैरह खरीदे, उससे डिविडेंड वगैरह, ये सारे वर्ड अभी मैं बहुत ज्यादा क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि मैं ये बेसिक लेक्चर बना रहा हूं। इसको जबरदस्ती न्यू टर्मिनोलॉजीज को, जो आपके अभी काम पर नहीं आने वाली, उसको नहीं लगाना चाहता। इसलिए जो आप जानते हो कि बैंक में डालने से पैसा इंटरेस्ट होता है, मिलता है, किसी जगह पर आप पैसा लगाओगे तो उससे ब्याज मिलता है भाई, इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए मैं वही एग्जाम्पल बस ले रहा हूँ। ओके? तो अदर बिजनेस से एक दो एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं। इंटरेस्ट का इनकम, आपको इंटरेस्ट इनकम मिल सकता है। ओके? इंटरेस्ट इनकम आपको जनरेट हो सकता है। तो सेल्स को हम इसीलिए कई बार कह देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्यों बोले? कि भाई मेन बिजनेस ऑपरेशन जो है, उससे आने वाला रेवेन्यू ही तो सेल्स ही तो है। तो इस सेल्स का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कई बार एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है? तो साइड बिजनेस वाले को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं कहते, इसको हम क्या कहेंगे? अदर इनकम, ठीक है? अदर इनकम, ठीक? एक सेल्स इनकम और बाकी अदर इनकम, ठीक है? सेल्स इनकम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह दिए, और बाकी को अदर इनकम कह दिए, और बाकी ये दोनों मिलाकर टोटल इनकम हमारी बन गई, टोटल रेवेन्यू हमारा बन गया। इज इट ओके? ठीक है। तो सेल्स वर्ड मैंने आपको समझाया, इनकम वर्ड या कह लो रेवेन्यू वर्ड मैंने आपको समझाया। अब रेवेन्यू वर्ड के साथ अब आपको समझना होगा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर हम समझते हैं, देखो, एक्सपेंडिचर अगर हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी बोले, मतलब खर्चे। बट खर्चे दो तरीके के होते हैं, यहां पर मैं उसको क्लैरिटी के लिए, है खर्चे ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खर्चे नहीं है, वर्ड भी इसको खर्चा ही कहता है। बट ये दो तरीके से खर्चे हम करते हैं, बस अभी वो समझते हैं, ताकि बाद में आपको खर्चों को भी क्लासिफाई एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रहना चाहिए कि कौन वाले खर्चे हैं ये। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कई बार टर्म दे देते हैं एक्सपेंस, ठीक है? कई बार हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही क्या वर्ड बोल देते हैं? एक्सपेंस, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे। खर्चे दो तरीके के हो सकते हैं, एक रेवेन्यू नेचर का, एक कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर वाले को हम एक्सपेंस भी कह सकते हैं। और इसका कहने का मतलब होता है, ऐसे, मैं आपको बोलूं कि ऐसे आउटफ्लोज जिससे, मतलब आउटफ्लोज यानी आप पैसा लगा रहे हो, आपका पैसा आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है, बट उससे कुछ इनकम जनरेट नहीं होगी, ठीक है? बट उस चीज से इनकम डायरेक्टली जनरेट नहीं होगी, डायरेक्टली नहीं होगी। हालांकि सारे खर्चे हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इनकम जनरेट कर पाए। ओके? डायरेक्टली नहीं जनरेट होगी, अल्टीमेटली ये सारे उसी में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? मैं एग्जांपल भी अभी आपको दूंगा। जैसे बिजनेस को आपको चलाना है,
बिल्डिंग का रेंट देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, ये सारे जो एक्सपेंस आप कर रहे हो, ये सारे चीज क्या है, ये आएंगे, एग्जॉस्ट होंगे, खत्म हो जाएंगे। हालांकि इनडायरेक्टली दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग कि बिजनेस चले और उससे फर्दर इनकम जनरेट हो। आई एम नॉट सेइंग कि उससे इनकम जनरेट नहीं होता, आई एम सेइंग डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं उसको अगर लेकिन अभी मैं अगर लाऊंगा तो आप कंफ्यूज होगे, अभी 2 सेकंड के लिए रोकते हैं, पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ध्यान से समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब यहां पर जो आउटफ्लोज होंगे ना, इससे ना एक तरीके का एसेट क्रिएट होगा, एक एसेट क्रिएट होगा, या कह लो लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, या तो एसेट क्रिएट होगा या लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, एंड अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे इनकम जनरेशन में, इनकम जनरेशन में फ्यूचर में इनका रिटर्न आपको मिलेगा। ये ना एक वन अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये लगातार इनके इनकम्स नहीं आते, ओवर द पीरियड नहीं आता, बट इनका ओवर डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट ईयर्स रिटर्न जनरेटेड। अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गई है। तो थी थ्योरी, तो थ्योरी हमें समझनी अभी नहीं है, हमें समझना है प्रैक्टिकल। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक्सपेंस कह लो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कि रेंट, आपने इलेक्ट्रिसिटी, आपने सैलरी वगैरह आपने एम्प्लॉयज को दी, ठीक, जो स्टाफ रखे थे, तो वो सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिजनेस को चलाने के लिए। वो देते जाओगे, काम होते जाएगा, वो खत्म होते जाएगा, वो फ्यूचर में आपको अलग से इनकम कोई निकाल कर नहीं देने वाला, उससे डायरेक्टली आपको इनकम नहीं निकलती। ठीक है, इनडायरेक्टली सब चीज इनकम के लिए जनरेट करने के लिए ही हो रही है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल, जब आप कोई मशीन खरीदे, कोई एसेट खरीदे, कोई टेबल खरीदे, कोई चेयर खरीदे, क्या ये 1 साल तक ही कंटिन्यू होगी, क्या इसका बेनिफिट 1 साल तक होगा? नहीं, इसका कई सालों तक आपको रिटर्न मिलेगा। आपने किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, कई सालों तक एफडी रख दी, कई सालों तक इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी। ठीक, तो ये सारे वर्ड हो गए। अच्छा, अब और आगे इधर पे लिख देता हूं, कोई भी तरीके का एसेट्स परचेज्ड। ठीक, तो ये एक एग्जांपल के लिए जो अभी प्रैक्टिकली आप समझ पाओ, उस उतना ही मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स को मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि वो जैसे जैसे आपके कंसेप्ट डेवलप होते जाएंगे, आपको मैं बताते जाऊंगा, तो आपके लिए वो कभी कंफ्यूजन नहीं बनेगा, वो क्लैरिटी पॉइंट, वैल्यू एडिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर रखेगा कंफ्यूजन के बिना। ओके, वरना बुक में जितने एग्जाम्पल लिखे, मैं चाहूं तो वो सारे एग्जाम्पल मैं भी लिख सकता हूँ, बट लिखने से, जिस चीज से अभी आप उसको जानते नहीं हो, एग्जाम्पल मैं लिख दूं और वो कोई काम आए नहीं आपको, उल्टा कंफ्यूज करे कि अब ये क्या लिख दिया। तो अभी मैं वैसे कोई एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल्स जब मैं बताऊंगा कि वो होते क्या हैं, आप खुद बता लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये प्रोसेस हो जाएगा कि भाई वो कैसा बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर का काम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, अब चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हालांकि आगे जाकर ये बहुत काम नहीं आता, बट मैं बोलूंगा इसको आपको क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखना जरूरी है। देखो, प्रॉफिट और गेन सुनने में तो फायदे ही हैं, दोनों को ही हम क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे को मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग में क्यों इन दोनों वर्ड को अलग ट्रीट करते हैं, ये समझते हैं। प्रॉफिट का मतलब हुआ सेल्स माइनस परचेज, यानी आप बचपन में एक चीज करते थे, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, वही है ये प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट और कुछ नहीं, आपके दोनों, मैंने सेल्स और परचेज को बताया था, वो दोनों क्या है, मेन बिजनेस एक्टिविटीज है ना। मेन बिजनेस एक्टिविटी किस चीज की, गुड्स की। तो गुड्स आया, उसको बेचा, तो इन दोनों का जितने में खरीदा और बेचा उसका डिफरेंस प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट यानी मेन बिजनेस एक्टिविटी से कमाया हुआ इनकम, जो कि निकलता कैसे है, सेल्स माइनस कॉस्ट यानी परचेज। ठीक है, ओके। इसका फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, डोंट गो इनटू दैट। मैंने बोला सेल्स माइनस परचेज अभी के लिए, कॉस्ट वर्ड। परचेज के अलावा भी कुछ और खर्चे होते हैं, बट अभी मैं उस पर बिल्कुल आपको लेकर नहीं जाना चाहता। ठीक है, जितना आप जानते हो अगर आप वैसे ही चलोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा, गेन वर्ड क्या है। गेन वर्ड बोला हमारे मेन बिजनेस से वो इनकम नहीं आ रहा है, वो कभी कभी अचानक से हो गया, मिल गया, तो वो ठीक है। मैं बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आपने एसेट लिया था, एसेट पुराना हो गया, एसेट को बेचकर कुछ पैसे मिल गए, आपका ये मेन काम तो नहीं था, लेकिन उससे कुछ तो पैसे आपको आ गए, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, गेन। उसको प्रॉफिट वर्ड नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो काम आपका नहीं है, तो उससे आने वाले इनकम आपके इनकम नहीं है। तो मैं अगर बोलूं कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ठीक। अब सेल ऑफ एसेट्स को बेचने में कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं वहां यहां पर दो वर्ड यूज कर दूं कि बुक वैल्यू से ज्यादा में अगर हम एसेट को बेचते हैं तो हमारे को प्रॉफिट होता है, अगर मैं ये सब वर्ड अभी यूज कर दूं ना तो आप कंफ्यूज होगे। बताने के लिए मैं भी बता सकता हूं क्रिस्टल क्लियर, बट अभी के लिए बस इतना याद रखना, अगर आपको एसेट को बेचने से फायदा हो रहा है तो वो प्रॉफिट नहीं कहलाता, वो गेन कहलाता है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, और ये क्या था, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, दोनों से। अच्छा, एसेट्स और गुड्स को कैसे पहचानेंगे वो मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत होगी तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना ही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर के बिना आप इसमें आओगे तो कई सारी चीजों में आपको कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएगा। सो फिर से मैं बोलूंगा, प्रीवियस लेक्चर को देखे बिना इस लेक्चर को नहीं देखो, बेटर होगा आपके लिए। ओके, अच्छा। अब एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। हाँ, लॉस तो आप समझ गए। अब लॉस कुछ नहीं, लॉस हम क्या कहेंगे, अगर हमारा कॉस्ट ज्यादा हो जाए, या कॉस्ट ना बोल के मैं ऐसे बोल दूं, अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो जाए हमारे रेवेन्यू से, हमारे रेवेन्यू से, ठीक है। अगर एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लॉस। ठीक है, कि भाई कमाया 100 रुपए, लग गए 110 रुपए, पॉकेट से 110 चले गए और बस उससे रिटर्न कितना निकल कर आया, 100 रुपए, तो वो है लॉस। ठीक है, ये मैं इस पर बहुत आपका टाइम नहीं ले रहा और बहुत स्ट्रेच नहीं कर रहा, बिकॉज ये चीजें हैं एक प्रैक्टिकल लाइफ में और कॉमन आप बचपन से जानते आ रहे हो। ठीक है, तो इसके पीछे जबरदस्ती मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा, अब ये तो हो गया अकाउंटिंग का इतना सारा कंसेप्ट। एक दो छोटे छोटे और वर्ड्स हैं, एक है वाउचर। वाउचर का मतलब ध्यान से समझना, मैं एक बोलूं रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है, ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ है तो उसके होने का
कि वो जैसा जितना हम बोल रहे हैं वैसा उस दिन उतना वैसा ही हुआ है एग्ज़ैक्टली, इसका प्रूफ एक रिटन फॉर्म का डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस क्या कहलाएगा? वाउचर। ठीक है? कई टाइप के वाउचर होते हैं, बट वो मैं वाउचर्स के जब आपको एक्सप्लेनेशन चैप्टर में लेके जाऊँगा और उसकी डिटेलिंग करूँगा, तो मैं वहाँ ज़रूर बताऊँगा। अभी के लिए ये वाउचर को आप बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ ताकि आपके दिमाग में, आप किसी भी चीज़ का बिल लेते हो ना, किसी भी चीज़ का आप इनवॉइस लेते हो ना, ठीक? उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर वाउचर एक तरीके से। इट्स नॉट एग्ज़ैक्टली सेम, मैं बोला वाउचर की डिटेलिंग में वाउचर वाले चैप्टर में ज़रूर करूँगा, कि कैसे-कैसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन लेमन लैंग्वेज में आप जो डॉक्यूमेंट समझते हो, वो क्या है? एक बिल, एक इनवॉइस जो आपको मिलती है। तो वो चीज़ के लिए यहाँ पर वाउचर वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है? तो वैसा ही हर चीज़ का, हर एक ट्रांज़ैक्शन का कुछ एविडेंस होता है रिटन, वो जैसे-जैसे भी एविडेंसेस होते हैं, उन सारे एविडेंसेस को हम वाउचर का नाम देते हैं। ठीक है? ओके, कई लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है, बट वाउचर यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो वाउचर वर्ड होप सो आपको एकदम ईज़ी वे में क्लियर हो गया, ठीक है? अच्छा, अब आता है एक वर्ड, हुँ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? डेप्रिसिएशन को अगर मैं बोलूँ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब इसमें एक वर्ड मैंने यूज़ कर दिया देखो, फिक्स्ड एसेट्स, तो आपको ये तो जानना ही पड़ेगा कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। मैंने ये वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया, सबसे लास्ट में अगर क्यों यूज़ किया, जस्ट 1 मिनट बाद आपको समझ में खुद आ जाएगा। मैंने बोला फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी फिक्स्ड एसेट्स वर्ड पे ज़्यादा फोकस मत करो क्योंकि वो तो आपको क्लियर हो जाएगा कुछ देर में। फॉल इन द वैल्यू, अब ये प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ आपको। आपने एक गाड़ी ली, आपने एक वॉच लिया या मोबाइल लिया, क्या उसकी वैल्यू हमेशा उतनी ही रह जाती है? नहीं। विद द पासेज ऑफ टाइम, विथ इट्स यूज़, और कई बार वियर एंड टियर, टूटने, गिरने-उरने की वजह से उसपे स्क्रैच वगैरह पड़ने से, तो ये सारे, और टेक्नोलॉजी आउटडेट होती है, अपडेट हो रही है, तो हमारी चीज़ें आउटडेट होंगी जो हमने परचेज़ की थी। तो इन सब रीज़न से क्या होता है, उस चीज़ की वैल्यू ओवर द पीरियड गिरना शुरू हो जाती है ना, गिरते जाती है। तो उस गिरने को ही अकाउंटिंग कहता है डेप्रिसिएशन, ठीक है? आप जो बोलते हो कि यार मेरे ये सामान अब सस्ता हो गया है या इसकी वैल्यू अब मार्केट में कम हो गई है, तो वो जो वैल्यू गिरी है, उसको हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग उसको क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन, ठीक है? ओके। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, एकदम प्रैक्टिकली। अच्छा, अगर कोई रीज़न पूछे डेप्रिसिएशन का, देखो डेप्रिसिएशन का भी चैप्टर है, वहाँ पर रीज़न्स मैं बताऊँगा। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी जानना है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं तो 1-2 लिख दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है, पैसेज ऑफ टाइम की वज़ह से होता है। कई बार क्या होता है, ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की वज़ह से होता है। कई बार वियर एंड टियर, टूट-फूट जाने की वज़ह से होता है। और कंटीन्यूअस यूज़ के वजह से होता है। तो ये वैल्यू गिरने के रीज़न्स हैं, ठीक है? डेप्रिसिएशन चैप्टर में तो बहुत सारे इसके फ़ॉर्मूला, न्यूमेरिकल बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और ये भी बताएँगे कि किन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लग सकता है, किन पर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, ये सारा कुछ आपको बताऊँगा मैं, ठीक है? हर चीज़, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स पे ही क्यों लिखा गया है, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा एक न्यू चीज़, दैट इज़ एसेट्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भई ये जो वर्ड फिक्स्ड एसेट्स आया, ये कैसे बनता है, किसको कहा जाता है, कब कहा जाता है? तो एसेट्स जो मैंने आपको बताए ना, वो जनरली या मेजरली 2 नेचर के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं।
एक को कहते हैं करंट एसेट्स और दूसरे को कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है? नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, तो करंट एसेट्स क्या है और नॉन करंट एसेट्स क्या है, ये देखते हैं। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स which gets converted into cash within a period of 12 months। अब कह लो 1 साल, ठीक है, वही बात है, बट अकाउंटिंग के हिसाब से मैं चल रहा हूँ अभी थोड़ा, और वो भी बताऊँगा कि 12 मंथ्स और 1 ईयर ये सब में क्या डिफरेंस कई बार ले लिया जाता है, तो वो सारे भी अभी कवर करेंगे। और अभी मैं लिख रहा हूँ बस, ठीक है? एसेट्स व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 12 मंथ्स, उनको नॉन करंट कहते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर डेप्थ और है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने ये 12 मंथ लिख दिया और उतना ही ये डेफिनिशन खत्म हो गया। यहाँ पर एक ऑपरेटिंग साइकिल का भी कांसेप्ट है। बट ऑपरेटिंग साइकिल का अगर मैं अभी कांसेप्ट लेकर आया ना, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपको वापस से क्रिएट कर देगा। जब आप अकाउंटिंग के बेसिक सारी चीज़ों को समझ लोगे, उसको मैं एक बेसिक लेवल तक न्यूमेरिकल तक ले आऊँगा कि आप उस चीज़ को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो। उसके बाद जैसे-जैसे पासेज ऑफ टाइम होगा, मैं चीज़ों को धीरे-धीरे ऐड कर दूँगा उसमें और आपको एकदम स्मूथली वो जो एडिशनल चीज़ होगी, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैं क्योंकि अभी उस चीज़ को बताऊँगा, उसका यूज़ अभी आने ही वाला नहीं है दूर-दूर तक। तो वो चीज़ आपके दिमाग से आउट भी हो जाएगी और दिमाग में रही भी तो इतने दिन में यूज़ नहीं होगा, तो आपको बार-बार वो एक टेंशन देगा कि यार भाई इसका क्या सेंस है? इसको क्यों लिखा गया है? ठीक है? तो उसका जब नीड होगा, मैं आपको इसी चीज़ में बाद में ऐड करूँगा उस चीज़ को। ओके, तो करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है? ये मैं मेजर क्लासिफिकेशन चल रहा हूँ, इनके अंदर माइनर बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है? अच्छा, करंट एसेट्स जो 12 महीने, अब प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। देखो, कई ऐसी चीज़ हैं जैसे गुड्स आता है, हमारा पर्पज़ क्या होता है? लाएँ जल्दी से जल्दी बेचें उसको। बहुत हुआ इस साल में नहीं बिका तो अगले साल तक उसको बेच ही देना है। मतलब उसका अगर मैं ना बिकने के बाद का पीरियड अगर मैं लूँ, तो हम जनरली लेंगे कि 12 महीने के अंदर उसको बेचकर निकाल देंगे। थोड़ा अगर बिक गया तो अच्छी बात, नहीं बिका थोड़ा सस्ता करके सेल करके आउट कर देंगे स्टॉक। ठीक है? तो उसका पीरियड कितना है? जनरली जो है वो 12 मंथ्स तक माना जाता है। इसी तरीके से जो डेटर आपसे उधार लेकर गया था, कितने दिन का उधार? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बहुत हुआ 1 साल, दिवाली पे जाके सारे सेलर्स लोग अपना वसूली कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 12 मंथ्स का ड्यूरेशन, वो भी आपको 12 मंथ्स में कैश में रियलाइज़ हो जाएगा, व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इंटो कैश विदिन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये इसका रीज़न है कि जो 12 महीने में उसका लाइफ ही 12 महीने तक का है, उतने दिन में उससे पहले या उतने 12 महीने के एंड तक वो आपके कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। ठीक है? बिल्स जनरली 3 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है, जनरली, ठीक है? तो वो 3 महीने तक की वैलिडिटी तो 3 महीने में वो कन्वर्ट हो ही जाएगा। इसीलिए मैंने बोला हर वो एसेट जिसका लाइफ सिर्फ 12 मंथ तक है, जो 12 मंथ में के अंदर-अंदर वो कैश बन जाएगा, तो उसको कहेंगे करंट एसेट, ओके? तो करंट एसेट्स का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मैं क्या-क्या बोल सकता हूँ? एक तो अभी मैंने आपको बताया स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बीआर लिखते हैं, मैं बीआर इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ बी/आर, ठीक है? बीआर। तो ये कुछ अभी एग्ज़ाम्पल दिया, और भी एग्ज़ाम्पल दूँगा लेकिन वो वर्ड जब आपको सिखा लूँगा तब दूँगा, ठीक है? ऐसे ही नहीं लिखना मुझे कुछ भी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आया नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स को ना मैं थोड़ा ज़्यादा क्लासिफ़ाई कर दे रहा हूँ यहाँ पर, हालाँकि इससे भी ज़्यादा डेप्थ में क्लासिफ़िकेशन है। नॉन करंट एसेट मैंने बोला जो 12 महीने के बाद कन्वर्ट होंगे, ठीक है? 1 साल से ज़्यादा उनकी लाइफ रहेगी। इसमें 2 पार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, एक है टैंजिबल एसेट्स और एक है
इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि 12 महीने आपने एक गाड़ी ली। भाई देखो, मैं तो अगर लूँगा तो कई साल चलेंगे और चलाऊँगा मैं उसे। मैं अंबानी और बाकी टाटा जी की भई मैं औलाद नहीं हूँ कि भई मैं हर साल में बदल दूँ। इतना नहीं है मेरे पास पैसे। आप लोगों के पास होगा तो बात की बात है। बट जनरली अगर मैं बोलूँ कोई गाड़ी लेता है, घर लेता है, ठीक है? लैंड बिल्डिंग ये सब जो हो रहा है, ये सब लेगा, फर्नीचर लेगा, टेबल, चेयर ये सब फैन वगैरह लगा रहा है, 1 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ़ होती है। ये कल को बिकेंगे भी, बेचे भी किसी भी तो जनरली ये 1 साल के बाद ही बिकेंगे या बेचते हैं हम, ठीक है? तो ऐसे चीज़ को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट, यानी जिसका लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा है, यानी जिसको कैश में बदलने में एट लीस्ट 12 मंथ लग जाएँगे, मतलब वो 12 मंथ के पहले नहीं बदलेगा, 12 मंथ के बाद ही बदलेगा। आप एफडी कराते हो 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे होती है, तो उतने दिन बाद वो कन्वर्ट होगी। तो ऐसी चीज़ जो कैश में कन्वर्ट होने में 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लेंगे, उनको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, ठीक? या नॉन करंट एसेट, ठीक है? तो नॉन करंट एसेट्स बोल लो या कई लोग इसको कह देते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ओके? ठीक है। तो करंट और हाँ, अब इसके अंदर 2 वर्ड मैंने यूज़ कर दिए टैंजिबल, इंटैंजिबल। और भी है क्लासिफिकेशन, अभी मैं नहीं कर रहा, जो इम्पोर्टेंट जैसे क्लैरिटी ज़्यादा दी स जा सकती है, मैं उस वे से चल रहा हूँ आपको, ठीक है? टैंजिबल एसेट वही फिक्स्ड एसेट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो बनेंगे टैंजिबल और जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे इंटैंजिबल। एग्ज़ाम्पल के लिए, मैंने अभी बोला आपको व्हीकल आप टच कर सकते हो, लैंड टच कर सकते हो, बिल्डिंग टच कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी टच कर सकते हो, ठीक है? बट किन चीज़ों को टच नहीं कर सकते? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा, इनको टच नहीं कर सकते। अब ये क्या वर्ड है? व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन ये तो आप जान गए, ठीक है? वो प्लांट पौधे वाला प्लांट नहीं, वो फैक्ट्री वाला प्लांट, ठीक है? प्लांट, मशीन ये सब तो हो गया। ये आप जानते हो। बट इधर ये जो वर्ड लिखे हैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये क्या होते हैं? मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है? जैसे-जैसे मैं फ्लो क्रिएट करते जाऊँगा या हो सके तो इसी के नीचे ही आपको बता दूँगा मैं, ठीक है? ओके, तो इधर पे मैंने बताया करंट एसेट्स और एक साइड मैंने बताया नॉन करंट एसेट्स, ठीक है? चलो मैं यहीं पर आपको ये चारों वर्ड को इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ शॉर्ट में। गुडविल, गुडविल इज़ नथिंग हम कहते हैं ना ब्रांड, किसी का नाम ही काफ़ी है। तो नेम फेम, ठीक है? नेम फेम ऑफ बिज़नेस, ठीक है? इन दी मार्केट। मार्केट में नेम फेम एंड रेप्यूटेशन कह लो, बिज़नेस के रेप्यूटेशन को कहते हैं हम गुडविल, ठीक है? तो कहते हैं ना कोई कंपनी आज नॉर्मल कंपनी को आप बेचने जाओगे, शार्क टैंक जिसने देखा होगा, शार्क टैंक में लोग अपने बिज़नेस को सेल करने, उसका एक हिस्सा बेचने आते हैं और उनको वैल्यू किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। क्यों ऐसा? अगर आज टाटा जी अपनी एक कंपनी को बेचने जाए तो उसकी वर्थ जाने कितनी होगी? क्यों? क्योंकि इट इज़ अ ब्रांड। जिस बिज़नेस की जितनी अच्छी ब्रांड है, वो जितना अच्छा उसका मार्केट में नाम है, जितना अच्छा उसका कस्टमर बेस है, उतना अच्छा हम कहते हैं गुडविल। तो गुडविल इज़ नेम, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ बिज़नेस इन द मार्केट, ठीक है? इसी के हिसाब से एक कंपनी की वैल्यू की जाती है कि यार वो कितना रेपुटेटेड है, ठीक है? आज रिलायंस को हर कोई जानता है, लेकिन कई ऐसे बिज़नेस हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो गुडविल वो हुआ। गुडविल के बाद मैंने एक वर्ड यूज़ किया पेटेंट। बेटा पेटेंट इज़ जस्ट लाइक कि आप क्या कर रहे हो टू अवॉइड एनीवन फ्रॉम कॉपीइंग योर
आइडिया या कह लो आर्ट, डिज़ाइन एटसेट्रा। पेटेंट का मतलब आपके पास कोई आपने एक यूनिक कांसेप्ट क्रिएट किया, आपके पास यूनिक आइडिया आया, आपके पास एक आर्ट की कला आई, कोई चीज़ का आपने बहुत यूनिक डायग्राम बनाया, कांसेप्ट बनाया, तो उस चीज़ को आप चाहते हो कि कोई और कॉपी ना कर ले। तो उसके लिए आपको लॉ से उसकी रजिस्ट्री करानी होगी और उसका पेटेंट लेना होगा। एक बार आप पेटेंट ले लिए तो आपके बिना यूज़ के उसका आपके बिना परमिशन के उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। अगर किया तो आप उसके ऊपर केस करके उससे कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हो। ओके? तो गुडविल या सॉरी पेटेंट, पेटेंट क्या होता है किसी को अपने आइडिया, अपने कांसेप्ट, अपने डिज़ाइन, अपनी क्रिएटिविटी को कॉपी ना करने देने के लिए हम लीगल प्रोटेक्शन लेते हैं। ठीक है? ये तो इस चीज़ के लिए हुआ। इसी के साथ आपको जानना है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है भाई? कॉपीराइट रिटन मटेरियल के लिए होता है। क्या? रिटन कंटेंट, ठीक है? रिटन कंटेंट को अगर आप टू अवॉइड फ्रॉम कॉपीइंग, ठीक है? कि कोई और इसको कॉपी ना कर ले आपके रिटन पोर्शन को। इसको इसके लिए इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए आप क्या करते हो? कॉपीराइट लेते हो। जितने भी आप बुक देखोगे उसपे सी करके उसको सर्कल में ऐसे बनाया रहता है, दैट इज़ वो कॉपीराइट लिया गया है। अगर उसको कोई और छापा, कोई और प्रिंट किया तो और परमिशन के बिना, तो उसके ऊपर जिसने वो पहला ओरिजिनल कंटेंट बनाया था वो केस कर सकता है। कॉपीराइट के थ्रू ही जो ये नोवेलिस्ट होते हैं वो उनकी कमाई होती है। पर कॉपी एक पब्लिशर से उनका टाई अप होगा, पब्लिशर बोलेगा कि मैं इसको पब्लिश करता हूँ, पर कॉपी आप बताओ कितना आप लोगे बिकने पे? वो बताएँगे और उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट से फिर पर कॉपी जितनी बिकेगी उनको इनकम जनरेट होती है। ठीक है? तो कॉपीइंग यानी एक रिटन फॉर्म को, पेटेंट में रिटन फॉर्म को नहीं, पेटेंट में कोई आइडिया, कोई कांसेप्ट के लिए होता है, ठीक है? बट कॉपीराइट एक रिटन फॉर्म के चीज़ के लिए होता है। लाइक मैं अगर अपनी बुक पब्लिश करूँगा, ठीक है? जो कि मेरे पास ऑलरेडी बनी बनाई है मेरी बुक, ठीक है? बट मैं उसको एट अ गुड पॉइंट ऑफ टाइम रिलीज़ करूँगा मार्केट में। तो पेटेंट एंड गुडविल, ठीक है? सॉरी पेटेंट एंड कॉपीराइट। तो पेटेंट अदर देन रिटन चीज़ों के लिए हुआ और रिटन चीज़ के लिए कॉपीराइट। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा आगे, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। अब ये ट्रेडमार्क क्या होता है भाई? ट्रेडमार्क भाई एक बिज़नेस, आज चाहो कि आपके रिलायंस के नाम से आप बिज़नेस खोल लो, खोल लोगे? नहीं। उसने क्या किया है, जब एक ब्रांड अपने नेम को कॉपीस, ठीक है? अ, अपने नेम को प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बीइंग कॉपीड, तो वो क्या करता है, वो जाकर उस चीज़ का ट्रेडमार्क ले लेता है, उसको रजिस्टर करवा लेता है, लीगली रजिस्टर करवा लेता है और एक बार वो रजिस्टर हो गया तो उस नाम को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये 4 वर्ड हैं, ये चारों वर्ड देखो खास बात कि ये सब इंटैंजिबल फॉर्म है। अब ये मत कहना उसके नाम को मैं जाके छू सकता हूँ, ठीक है? तो जैसे संजय मेरा नाम है, ठीक है? मैंने लिख दिया और उसको टच कर दिया, वो नहीं मैं बोल रहा, ठीक है? ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फ़ील किया जा सकता है, इन्हें टच नहीं किया जा सकता। ना गुडविल, ना पेटेंट, ना कॉपीराइट एंड ना ट्रेडमार्क। ये इनको समझा जा सकता है, फ़ील किया जा सकता है कि हाँ, उस चीज़ में है या नहीं है। रिलायंस का नाम है या नहीं है, ये आप फ़ील कर सकते हो खुद से, ठीक है? तो ये 4 वर्ड्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, ओके? एसेट्स की क्लासिफिकेशन हो गई। अच्छा, अब आता है इसी तरीके से क्लासिफिकेशन लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ भी 2 तरीके की, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़।
करंट लायबिलिटीज का मतलब होगा लायबिलिटीज विच नीड्स टू बी रीपेड या सेटल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months। ठीक है। एंड नॉन करंट अभी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वापस से, लायबिलिटीज विच नीड्स टू बी repaid after a period of 12 months। ठीक है। जो 12 मंथ के अंदर, यानी ऐसी लायबिलिटीज जिसको आपको 12 महीने के अंदर ही चुकाना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप डिफर नहीं कर सकते, उनको कहेंगे करंट लायबिलिटीज। एंड नॉन करंट लायबिलिटीज किनको कहेंगे? ऐसी लायबिलिटीज जिसको चुकाने के लिए 12 महीने का पीरियड से ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा का पीरियड आपको अलाउड है। ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आपने क्रेडिटर से उधार लिया था, आपने क्रेडिटर से उधार लिया था, तो क्रेडिटर कितने दिन रुकेगा? ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। क्रेडिटर क्या करेगा? वो बोलेगा कि भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बहुत हुआ, तो वो 12 महीने रुकेगा, दिवाली पे वो भी अपना वसूली करने आपके पास आ जाएगा, आपको देना पड़ जाएगा। तो ये 12 महीने के अंदर सेटल होना है। इसी तरीके से बिल्स पेबल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सारे बिल्स का 3 महीने का वैलिडिटी होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल का। ठीक है। तो 3 महीने के अंदर इसको भी सेटल करना पड़ जाता है आपको। ओके। इसी तरीके से एक वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इसके जस्ट बाद उस वर्ड को मैं आपको बताऊंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, अभी मैं इसके जस्ट बाद बोला आपको समझा दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं नॉन करंट लायबिलिटीज का एग्जांपल। नॉन करंट की लायबिलिटी, अगर आपने बैंक लोन लिया है, बैंक लोन जनरली जो कि 12 महीने के बाद ही सेटल होता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे। ठीक है। तो बैंक लोन आपने लिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। यहाँ पर और भी एग्जांपल है, मैं वो वर्ड यहाँ यूज बस नहीं कर सकता। ठीक है। लाइक डिबेंचर्स एंड ऑल, अभी क्योंकि आप उस चीज को जानते नहीं हो। तो जिस चीज को आप इजीली समझ सकते हो, उस चीज को मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। तो बैंक लोन एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है जिसको आप जानते हो। ठीक है। तो ये हो गया करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जिसको 12 महीने में चुकाना पड़ेगा आपको, और नॉन करंट जिसको 12 महीने के बाद चुकाना है आपको। ओके। अब आया, इसी के जस्ट आगे चलते हैं हम, और एक वर्ड समझते हैं, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? देखो, बैंक से ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट यानी निकाल लेना, ड्रॉ कर लेना। ठीक है। आपके करंट अकाउंट में, ये सबके लिए अलाउड नहीं है, करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेसमैन का। ठीक है। ये बिजनेस अकाउंट होता है। ठीक है। करंट अकाउंट हमारा कौन सा होता है? सेविंग अकाउंट। तो लेकिन बिजनेसमैन के लिए वो करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी है, जैसे हमारे लिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है ना, कुछ वैसी ही। करंट अकाउंट में आपका अवेलेबल बैलेंस जो है ना, आप अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आपने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपका विड्रॉवल आपके अवेलेबल अमाउंट से ज्यादा हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिन के लिए ये भी फैसिलिटी नहीं होगी। ठीक है। तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, दैट्स इट। ठीक है। मंथली बेसिस ये सेटल होते हैं। ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, इतनी बात क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? आपने जो एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किया ओवर योर अवेलेबल बैलेंस फ्रॉम द करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस, उस अमाउंट को हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। 100 रुपए आपके अकाउंट में थे, आपने 110 विड्रॉ किया ना, 10 रुपए ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, बाकी पूरे 110 नहीं। ठीक है। तो जो एक्सेस विड्रॉ आपने किया, ठीक है, इस डिफरेंस को, या कह लो इस एक्सेस को, हम क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके। ये भी एक करंट लायबिलिटी है। पहले तो ये लायबिलिटी है,
उसके बाद ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है, टाइप में अगर मैं क्लासिफाई करूं तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। होप सो इतना चीज आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट का टाइम लेकर हम एक क्विक रिकॉल कल वाले सारे कंसेप्ट का कर लेते हैं, ठीक है। अभी अकाउंटिंग की छोटी सी चीज बची रह गई है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, ठीक है। देखो, हमने कल जो चीज को पढ़ा था वो था यहाँ, ठीक है, कैपिटल लायबिलिटी ड्राइंग एसेट्स। अब यहां पर मैं आता हूं डेटर। डेटर में मैंने बोला था डेटर इज अ टाइप ऑफ एसेट, ओके, नो डाउट इट इज एब्सोल्युटली एसेट। अब अगर कोई बोले कैसा एसेट, तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो, करेंट एसेट है ना, और क्रेडिटर क्या है, करेंट लायबिलिटी है ना। तो धीरे धीरे मैं उसी कंसेप्ट को ऐड कर रहा हूं बस, क्योंकि इनको 12 महीने में सेटल। बिल्स रिसीवेबल एसेट तो है बट कैसा नेचर का है, करेंट ही नेचर। बिल्स पेबल लायबिलिटी तो है बट कैसा लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, ठीक है। बैड डेब्ट तो लॉस है, बैड डेब्ट रिकवर्ड तो एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। इंसॉल्वेंट और इसका कोई लेना देना नहीं। एंटिटी बिजनेस हो गया, डिस्काउंट्स हो गए, ट्रांजैक्शन इवेंट, ठीक है। परचेज सेल स्टॉक। स्टॉक अगर मैं बोलूं, एक तो पहले तो ये एसेट है, दूसरी बात ये कैसा एसेट है, करंट एसेट है। मैंने एग्जांपल में भी बताया क्यों, ठीक है। तो ये हो गया, सारे क्लासिफिकेशन हमने कर लिए, एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट, या जिसका नाम फिक्स्ड एसेट्स भी कई लोग कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर में टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स हमने कर लिया। हमने उससे जुड़े 4 वर्ड्स गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क भी कर लिए। एंड लाइबिलिटीज के क्लासिफिकेशन में हमने करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कर ली, ठीक है। देन उसका एक एग्जांपल था बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने वो भी कर लिया, ओके। अच्छा, 4 इसमें वर्ड्स रह गए हैं, ठीक है। इन 4 वर्ड्स को मैं चाहूँ तो अभी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के लिए ये वीडियो थोड़ी-सी बस लंबी हो जाएगी। मैं इन 4 वर्ड्स को भी आज कवर कर देता हूँ, ताकि कल के लिए हमारे पास एक नया टॉपिक रहे। तो देखो, 4 सिमिलर वर्ड्स हैं, सुनने में बड़ा कन्फ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन जिसको थोड़ा-सा थोड़ा-सा सही से वो इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करके पढ़ लिया, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई कन्फ्यूजन थी ही नहीं। पता नहीं क्यों, एक साथ पढ़ने पे इसको बहुत कन्फ्यूज होते हैं लोग। एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एक है प्रीपेड एक्सपेंस। देखो, ये दोनों एक्सपेंस के साइड है ना, ये एक्सपेंसेस है, पहले तो ये रखो। और ये है अक्रूड इनकम, या इसको कह लो आउटस्टैंडिंग इनकम। और ये है एडवांस इनकम, या कह लो प्रीपेड इनकम, एक तरीके का है, ठीक है, बट प्रीपेड वर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्या है, इनकम। पहले तो ये क्रिस्टल क्लियर रखना, ये दोनों इनकम है, ये दोनों एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस देना बाकी है, एक्सपेंस करना बाकी है। तो इसमें क्या हुआ, सर्विस हैज बीन रिसीव्ड। आपने किसी से सर्विस तो ले ली है, बट पेमेंट इज येट टू बी मेड। लेकिन पैसा अभी, पेमेंट करना अभी भी बाकी है, तो हम उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एक्सपेंस अभी आउटस्टैंडिंग है, इसको देना बाकी है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस पहले ही, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया, यानी आप कहोगे पेमेंट इज मेड बट सर्विस इज येट टू बी रिसीव्ड। अभी सर्विस लेना बाकी है, ओके। अब आते हैं इनकम साइड पे, अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम। अक्रूड वर्ड इनकम वर्ड के साथ मीनिंग आउटस्टैंडिंग ही है, बट हम इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड का ना यूज करके उसके जगह उसको रिप्लेस करके अक्रूड बोलते हैं, है वो आउटस्टैंडिंग ही। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम मिलना बाकी है,
मिलना आउटस्टैंडिंग, अभी मिलना बाकी, अक्रू है अभी, ठीक है? ड्यू है अभी। तो यहाँ पर मैं बोलूँ जस्ट उल्टा, सर्विस हैज़ बीन गिवन या कह लो प्रोवाइडेड या कह लो रेंडर्ड, ठीक है? प्रोवाइडेड बट पेमेंट इज़ येट टू बी रिसीव्ड। पेमेंट मिलना बाकी, सर्विस तो दे दिया लेकिन पैसा मिलना बाकी है, ठीक है? जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपना क्लास तो आपको दे दिया, आपके साइड से सपोर्ट मिलना अभी बाकी है, वो मेरी कंसिडरेशन, वो मेरी पेमेंट है, जो कि अभी आप पर ड्यू है, ठीक है? अब आता है एडवांस इनकम। आपने क्या किया, किसी से पैसा ले लिया है, अभी काम नहीं दिया उसको, किसी से एडवांस में ले लिया है पैसा, कहते हैं ना एडवांस ले लिया। तो आप इसको कैसे कहोगे? अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड बट सर्विस इज़ येट टू बी रेंडर्ड। रेंडर वर्ड का मतलब होता है प्रोवाइडेड, ठीक है? येट टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है? तो देखो, मैं बेसिक कुछ वर्ड हैं वो ध्यान देना, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर देखो, सर्विस हो रही है रिसीव, पेमेंट हो रही है, आपको देना पड़ रहा है, टू बी मेड। लेकिन इस वाले में देखो, सर्विस दी जा रही है प्रोवाइड, पेमेंट ली जा रही है, ठीक है? यहाँ पेमेंट दे चुके हैं, यानी यहाँ सर्विस अभी मिलनी बाकी है, पेमेंट दे चुके हैं। और यहाँ पर देखो, पेमेंट रिसीव हुआ है, सर्विस अभी मिलनी बाकी है। तो ये 4 वर्ड्स हैं, 2 एक्सपेंस के नज़रिए से और 2 इनकम के नज़रिए से। अगर मैं आपको बोलूँ कि इनको कैटेगराइज़ करो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, तो कैसे करोगे? एसेट्स और लायबिलिटी। देखो, आप खुद फ़ील करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी आपने किसी से काम करा लिया, उसका पैसा देना बाकी है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। तो ये एक तरीके से आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है कि भैया उसका पैसा देना है। यहाँ पर बोला प्रीपेड एक्सपेंस, पैसा दे दिया, अभी काम मिलना बाकी है, तो ये आपका एसेट है। तो आप जहाँ देखोगे आप उसको बोलोगे कि भाई तू मेरा काम कर, पैसे तो मैंने दे दिए हैं। अक्रूड इनकम, काम दे दिया, पैसे मिलने बाकी है। आपने किसी के लिए काम किया है, वहाँ काम करवा रहे थे, यहाँ काम कर रहे हो। काम तो किसी के लिए कर दिया, गुड्स तो किसी के लिए दे दिया, बट पैसा मिलना बाकी हो गया अभी। तो ये क्या बोल रहा है, अभी पैसा मिलना बाकी है, तो आप जब उससे मिलोगे तो आप उसको बोलोगे भैया मेरा पैसा वापस दो, मेरे को मेरा पैसा दो काम का, तो एसेट है। और एडवांस इनकम, आपने किसी से एडवांस ले लिया, काम अभी किया नहीं है, तो आपके ऊपर एक तरीके से टेंशन है उस काम करने का, ठीक है? नहीं किया तो वापस चुकाना पड़ेगा, उसका भी टेंशन है, ठीक? तो ये हो जाएगा आपके ऊपर लायबिलिटी, ठीक? और ये चारों ही जो है ना, ये करंट नेचर के हैं। इस बात को याद रखना, ये बात को याद रखना, क्योंकि कोई भी आपको काम करके सालों-साल नहीं इंतज़ार करने वाला, वो कुछ महीने इंतज़ार करेगा, ठीक है? तो ये सारे ही किस नेचर के हैं? सारे के सारे करंट नेचर के हैं, ठीक है? ये सारे के सारे करंट नेचर के हैं। होप सो इतनी बातें क्लियर हैं आपको। और मैंने हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिया कि किस सिचुएशन में किस चीज़ को क्या मानेंगे, कब क्या समझना है, कैसे आपको अपनी क्लैरिटी को बढ़ाना है। होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है, तो प्लीज़ अपना कमेंट देना, ठीक है? या आप मुझे मेल भी कर सकते हो। कुछ दिनों में मैं आपको अपना बिज़नेस वाला नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसपे मैसेज भी कर सकते हो अपनी क्वेरी को, ठीक है? सो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे का थोड़ा-सा और इन डेप्थ देखेंगे, ठीक है? एंड हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कि अकाउंटिंग क्या होती है और वो फ्लो कैसे होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, सी यू, थैंक यू।